का जो आंकड़े हैं वो मतलब इंडिया का सिचुएशन क्या है, डेयरी सिचुएशन। फ्यूचर क्या है इंडिया का डेयरी इंडस्ट्री में? नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम पशुपालन और कृषि संबंधी विभिन्न इशू जो विषय है वो आपके लिए लेकर के आते हैं और उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी होती है। और साथ ही हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स के हम सवाल लें, आपके ईमेल्स लें, आपके व्हाट्सएप के सवालों का जवाब दें ताकि इन जानकारियों का आप उचित इस्तेमाल कर सके, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो या फिर कृषि का क्षेत्र हो, उनमें नई ऊंचाइयों को छू सकें। तो आज का हमारा विषय क्या है जिस पर हम आज आपके सवाल लेने वाले हैं और हमारे एक्सपर्ट जिसके बारे में आज विस्तार से जानकारी देंगे। तो आज हम बात करेंगे बकरी पालन के बारे में और साथ ही दूसरा विषय रहेगा डेयरी फार्म प्रबंधन। तो आज जैसा कि जानते हैं कि आज के दिन हम विशेष तौर पर पशुपालन से संबंधित विषय लेते हैं। तो आज बकरी पालन और डेयरी फार्म प्रबंधन के बारे में आप दर्शकों को बताएंगे और साथ ही आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अगर आप जो भी सवाल हैं आप हमें ईमेल कीजिए, हमें कॉल कीजिए। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जो कि 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध रहेगा, 1800-113060। दूसरा नंबर भी नोट कर लें, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, अगर कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं डेयरी प्रबंधन के बारे में या फिर बकरी पालन के बारे में, कुछ आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या पहले से बकरी पालन या डेयरी प्रबंधन से जुड़े हुए हैं और उसमें कोई नई तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप बेझिझक हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। तो व्हाट्सएप नंबर भी आप हमारा नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। तो व्हाट्सएप नंबर से फ़ायदा ये भी है कि आप हमें तस्वीर भी भेज सकते हैं, कोई वीडियो भी भेज सकते हैं जो कि हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे और उसका हम विश्लेषण करेंगे और जवाब देंगे। आप इससे भी आसान तरीका एक जान लें, अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पता नोट कर लें आप, hellokisan2015@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल आईडी है। और जब भी आप हमें कॉल करें, नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से बात करें जहाँ पर बहुत शोर ना हो ताकि आपके सवाल को हम सुन सकें, उसमें कोई असुविधा ना हो, हमारे विशेषज्ञ उसी के अनुसार आपको सही राय दे सकें। जब आप ईमेल करें तो अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर लिखें, अपना नाम लिखें और कोशिश करें कि ज़्यादा बात कम शब्दों में करने का प्रयास करें ताकि जल्दी से हम आपके सवाल को कार्यक्रम में शामिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें। तो आज जो हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो में हैं और जो हमारे साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, उनसे आप आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तरुणा खेमानी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है तरुणा जी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। और तरुणा जी बकरी पालन के बारे में बात करेंगी। आप पशु चिकित्सक हैं, राजकीय पशु चिकित्सालय बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। तो बकरी पालन पर विस्तार से चर्चा होगी। बकरी पालन से कैसे हमारे किसान, आज के युवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, बकरी पालन का किस तरह से स्कोप लगातार आज के समय में बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में भी हम इन बिंदुओं को भी छुएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो कि डेयरी फार्म के बारे में बात करेंगे, प्रबंधन के बारे में हमें जानकारी देंगे और आपकी कॉल्स लेंगे, वो हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। हमारे साथ डॉक्टर शारदा प्रसन्ना साहू जी हैं। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अभी। और साथ ही आपको बता दें कि निदेशक हैं गौ प्रजनन फार्म भारत सरकार में। तो डॉक्टर साहू से भी हम चर्चा करेंगे और दोनों विषय पर आज 1 घंटे तक आपके सवाल लेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर साहू मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, डॉक्टर साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, जो कि डेयरी फार्म प्रबंधन पर प्रकाश डालेंगे और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहू आपका भी कार्यक्रम में।
तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम ख़ास तौर पर पशुपालन से जुड़े हुए विषय आज के दिन हेलो किसान में शामिल करते हैं और उन्हीं में से एक है बकरी पालन। तो डॉक्टर खेमानी जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर खेमानी, जिस तरीके से आज का जो दौर है बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें पहले हिचकिचाते थे पशुपालक जिन्हें अपनाने में, अब वो जो बाउंड्रीज़ थी वो टूट चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे नए एवेन्यूज़ खुल रहे हैं जिन्हें आज का युवा भी तलाशना चाहता है और बकरी पालन उन्हीं में से एक है। हम देख रहे हैं व्यावसायिक तौर पर इसे लोग बकरी पालन कर रहे हैं क्योंकि इसके दूध की औषधीय गुण जो है उनकी मांग काफ़ी रहती है, मांस के लिए भी काफ़ी डिमांड बनी रहती है। तो किस तरीके से आप ये पूरा दौर बदलते हुए देख रहे हैं और आज के समय में बकरी पालन कहाँ है? मंजू, देखिए, बकरी पालन जो है आज की डेट में, बकरी, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो बकरी है उसको कहा जाता है कि वो गरीब की गाय है जी। तो इसीलिए जो किसान भाई हमारे इसको गाय को या भैंस को एज ए डेयरी फार्मिंग नहीं ले पा रहे हैं तो वो बकरी के व्यवसाय में बहुत आराम से जा सकते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से भी इसमें बहुत सुविधाएं, बहुत सब्सिडीज़ दी गई हैं। सिर्फ राज्य सरकार की तरफ से नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी बकरी पालन और भेड़ पालन, सूकर पालन, इन सब के लिए बहुत मतलब अच्छे अमाउंट में सब्सिडीज़ मिल रही हैं। तो दूसरा ये कि आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले हमारी जो सोच थी वो सिर्फ इतनी थी, दूध तक सीमित थी, लेकिन आज की डेट में हमारे पास जो है दूध के अलावा अगर हम बात करें मांस की, अगर हम बात करें रेशे की और दूध के अलावा, तो ये चीज़ें भी जो है बकरी पालन की वजह से काफ़ी हेल्पफुल है रही हैं। एक मैं छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी, मतलब बहुत ही अच्छी है और शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगी कि ये बकरी पालन की जो शुरुआत की गई ना, वो इस वजह से की गई कि युगांडा में आज से कुछ साल पहले, 20 साल मान के चलिए, वहाँ पे लोगों के ना फसलें बहुत ख़राब होने लग गई थी। तो जो भी पैदावार होती थी वो बहुत छोटी और बहुत कम हो रही थी। तो अल्टीमेटली पता लगाया गया तो पता चला कि जी यहाँ पे ना उसकी कमी है, खाद की कमी है और किसानों के लिए खाद जो थी वो अफोर्ड करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था कि भी हम इतनी मात्रा में खाद लेके आए। तो उन्होंने बकरी पालन की शुरुआत एक व्यवसाय के तौर पे करी, प्लस बकरी पालन में जैसे हम देखते हैं हमारे आज की डेट में चरवाहे हैं, वो बकरियों को छोड़ देते हैं खेतों में, जंगलों में चरने के लिए। तो उन्होंने एक सीमित से दायरे में बकरियों को रखा। उस सीमित दायरे में रखने का फ़ायदा ये हुआ कि एक तो उनको बकरी पालन से दूध मिला, अलग अलग तरह की बकरियां रखी और दूध मिला, प्लस जो बकरियों के उनका फीकल मैटर था वो एज ए मैन्योर यूज़ हुआ और उन्होंने देखा 1-1.5 साल के अंदर जो उनकी खेती है ना उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ जी। तो बकरी पालन आज के तारीख में तो इतनी टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रही हैं कि बहुत अच्छा व्यवसाय है और सिर्फ दूध ही नहीं, मांस, रेशा, इसके लिए भी बकरी पालन लगातार लोकप्रिय हो रहा है। और बकरी पालन में बकरियों को एटीएम भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कई बार वित्तीय मुश्किलें हमारे किसानों के ऊपर आती हैं तो ये बकरी उनके लिए एक धन की तरह, एक सहारे की तरह, एक एटीएम की तरह काम आती है। फिलहाल देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाए तो रोगों को पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए समय से उपचार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पशुओं पर सतत निगरानी रखें और असामान्य लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। साथ ही टीकाकरण जरूर कराएं। बकरियों के अच्छे विकास में आहार की अहम भूमिका होती है, इसीलिए प्रतिदिन दाने के साथ सूखा चारा दे। दाने में 57% मक्का, 20% मूंगफली की खली, 20% चोकर, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक होना चाहिए। इसके अलावा सूखे चारे में गेहूं का भूसा, सूखी पत्ती, धान का भूसा, उड़द का भूसा या अरहर का भूसा होना चाहिए। इस तरह ध्यान देने से बकरी में मांस के साथ साथ दूध में वृद्धि हो सकेगी। साथ ही दिन में करीब 2 से 3 घंटे बाहर चराई करनी चाहिए, जिससे इनकी सेहत अच्छी बनी रहे, पशुधन बढ़ता रहे और मुनाफा भी होता रहे। इसके लिए बकरियों के प्रजनन में कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर बकरी लगभग 1.5 साल की उम्र में प्रजनन करने लायक होती है। एक बकरी 2 साल में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है। इस तरह इनकी संख्या में वृद्धि होती रहती है। ब्लैक बंगाल बकरी का प्रजनन बीटल या सिरोही नस्ल के बकरों से कराना चाहिए। बीटल या सिरोही नस्ल से उत्पन्न संकर पाठी या बकरी का प्रजनन संकर बकरे से कराएं। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर बकरी पालन को सफल बनाया जा सकता है।
तो देखा आपने कि कैसे बकरी पालन को सफल बनाया जा सकता है। उसके आहार में किन बातों का ध्यान रखना है, आवास भी बहुत महत्वपूर्ण है और कितने समय तक उसे चरने के लिए बाहर छोड़ना चाहिए। बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट के माध्यम से आप जान सके हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और जो नई तकनीक है, किस तरीके से आज के दौर में बकरी पालन करें हमारे किसान, हमारे पशुपालक, उस पर भी आगे चर्चा होगी। आइए बात करते हैं हमारे दूसरे मेहमान से। डॉक्टर साहू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ मैडम। जी सर, जैसे कि डेयरी फार्म प्रबंधन हमारा आज का दूसरा विषय है। तो ये अभी तक हम सिर्फ डेयरी बात करते थे, लेकिन अब ये अलग से एक विषय है, डेयरी फार्म प्रबंधन। ये कितना महत्वपूर्ण हो गया और कैसे हमारे किसान, हमारे पशुपालक इसे समझें? धन्यवाद, बड़ा अच्छा सवाल आपने लिया। ये बड़ा, देखिए, जो डेयरी फार्म प्रबंधन का हम बात कर रहे हैं, आज का दिन में इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जैसे कोई भी किसान डेयरी बिजनेस में जाता है, वो छोटे से लेके बड़ा स्केल में प्लानिंग करता है। सबसे ज्यादा दिक्कत उसको होता है कि उसको डे टू डे, डेली उसको क्या क्या मैनेजमेंट करना है। और इसको छोड़ के कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जो उसको पीरियडिकली करना है, उसको हर रोज नहीं करना है। तो ये सब मेनली रख रखाव का जो देहाती तरीका है, उसको छोड़ के कुछ साइंटिफिक है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो हमारा किसान को अगर उतना कोई ट्रेनिंग का माध्यम से हो या कहीं जानकारी के माध्यम से हो, वो अगर पहुंचा दिया जाएगा, तो वो मैनेजमेंट जो हम की कंपोनेंट बोलते हैं सक्सेस का, एक फार्म बिजनेस व फार्म मॉड्यूल का जो सक्सेस का की कंपोनेंट है मैनेजमेंट, तो वो पॉसिबल हो सकता है अगर हमारा किसान ये सब जैसे मैनेजमेंट कहने से बहुत सारे चीज कवर करता है। जैसे ब्रीडिंग हो गया आपका, मतलब उसका ब्रीडिंग कैसे करेंगे, देख दिखाओ डेली इसको, वो भी हमारा कवर होता है। उसको छोड़ के खान पान भी कवर होता है, जो फीडिंग हो गया, डिजीज मैनेजमेंट भी होता है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का। तो उसमें जो मेन किसान लेवल पे या जो मेन स्टेक होल्डर है, जो डेयरी एनिमल को रियरिंग कर रहा है, जो एनिमल का पास है, उसको उतना ज्ञान रहने से वो अपने आप उसको फायदा, उसको मतलब ये चीज ठीक करने से उसको ज्यादा फायदा मिलने का चांसेस। जी बिल्कुल। तो रोज़मर्रा में भी आपको प्रबंधन का ध्यान रखना है और जैसे कि हमारे मेहमान बता रहे हैं कि अब ये पूरी तरीके से एक विषय है जिसका ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यवसायिक तौर पर आप डेयरी फार्मिंग करते हैं तो इसकी अगर ट्रेनिंग ले तो और दक्षता के साथ आप डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। फिलहाल देखते हैं इससे जुड़ी हमारी आज की दूसरी रिपोर्ट। बेहतर प्रबंधन हर व्यवसाय की सफलता का मूल मंत्र है और यही बात डेयरी व्यवसाय पर भी लागू होती है। डेयरी व्यवसाय को शुरू करने से पहले इसकी जानकारी अच्छी तरह से लेनी चाहिए। इसके लिए किसी डेयरी केंद्र पर जाकर प्रशिक्षण लिया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान ये भी सुनिश्चित करें कि व्यवसाय को छोटे, सामान्य या बड़े स्तर पर शुरू करना है। पशुओं का चुनाव उन्नत नस्लें और उत्पादन की क्षमता के हिसाब से करना चाहिए। इसमें स्थान विशेष की जलवायु का भी ध्यान रखें। सरकारी पोर्टल से पशुओं की खरीद के लिए ई पशु हाट का सहारा लिया जा सकता है। साथ ही नजदीकी पशु विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है। डेयरी के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पशु आसानी से रह सके। उनके घूमने के साथ साथ जरूरी तमाम सुविधाएं आसानी से दी जा सके। आवास ऐसा बनाएं जो हर मौसम में पशुओं के अनुकूल हो। डेयरी व्यवसाय शुरू करने के साथ साथ शुरुआत से ही पशुओं की देखभाल का खासा ध्यान रखें। उचित और पौष्टिक आहार देने से पशुओं का विकास अच्छे से होता है। आहार में भी मौसम के हिसाब से बदलाव करते रहें। आजकल जैविक चारा उगाने और पशु की सेहत पर पशुपालक खासा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में दूध उत्पादन को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। साथ ही समय समय पर पशुओं का टीकाकरण और स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए। इसके लिए सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि डेयरी फार्म प्रबंधन किस प्रकार करें और
जाहिर सी बात है कि अगर आप ट्रेनिंग लेकर करेंगे और इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। फिलहाल आज के जो सवाल हैं वो लेने का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमने व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए लॉन्च कर दिया है, तो जो कुछ सवाल आए हैं वो सबसे पहले व्हाट्सएप पर ही आए हैं, तो उनसे हम सवाल लेते हैं। एक व्हाट्सएप सवाल हमारे पास आया है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना, लेकिन अपने दर्शकों से हम यहाँ पर अनुरोध करना चाहेंगे, जब भी आप हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या कॉल करें, अपना नाम ज़रूर बताएं और अपने क्षेत्र के बारे में भी ज़रूर उसमें मेंशन करें। तो एक ये मेल है, बकरी पालन से संबंधित जानकारी ये चाहते हैं जो भी हमारे दर्शक है, नाम नहीं लिखा इन्होंने, और वित्तीय सहायता इन्हें इससे जुड़ी हुई कैसे मिल सकती है। डॉक्टर तरुणा, देखिए, बकरी पालन के लिए सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है और अभी कुछ दिन पहले ही वो लॉन्च हुई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, नेशनल NLM के थ्रू, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो सरकार ने आपके लिए जो योजना निकाली है वो 100 से लेकर 500 बकरियों की है। अगर आप 100 बकरियों से अपना फार्म शुरू करना चाहते हैं तो 100 बकरियों के ऊपर आपका जो एक नर है, 5 नर मिलेंगे, जिसकी आपको सब्सिडी मिलेगी वो है 10 लाख रुपए। इसी तरह से आप 200 लेना चाहेंगे तो 20 लाख सब्सिडी है, 500 लेना चाहेंगे तो 50 लाख तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये सरकार की जो वित्तीय योजना है, इसके लिए आपको जाके कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप अपने पशुपालन विभाग में जो जहां से भी आप हैं वहां के अपने पशु चिकित्सक से कंसल्ट कीजिए। वो आपको सारा जो है ऑनलाइन कैसे भरा जाएगा फॉर्म वो सारा बताएंगे। ऑनलाइन भरने के बाद इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप अपने कंसर्न बैंक्स को से बात कर लीजिए कि मैं इस प्रकार से लोन लेना चाहता हूं, तो वो क्या चीज़ मॉर्टगेज करेंगे, कैसे करेंगे, वो सारा आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए अगर आपको ये 50% सब्सिडी मिल रही है, 50% सब्सिडी के साथ जो 50% है वो आपका जो हो जाएगा वो लोन हो जाएगा। इसमें यह भी है कि आप इसके अंदर कुछ % अपना सेल्फ फाइनेंस भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाह सकते हैं, 1 लाख 2 लाख, तो वो भी लगा सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ ये पैसे जो मिलेंगे, इसमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ बकरियां ही खरीदनी है। इसके अंदर आपको सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी सरकार की तरफ से तैयार मिलेगी, जिसमें आपको शेड के लिए पैसा मिलेगा, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, वाटर, फीडर, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर मिलेंगी। बस आपको जाके अपने निकटतम पशु चिकित्सालय पे कंसल्ट करना है, जो भी पशुपालन विभाग है या हायर अप्स हैं वहाँ के, उनसे बात कीजिए। और ये स्कीम अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। पहले सिर्फ 500 बकरियों तक की थी कि भी आपने लेनी है तो 500 ही लेनी है, लेकिन अब ये 100 पे आ गया, 100, 200, 300, 400। बिल्कुल, यानी जो छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ध्यान रखा गया है और इसीलिए इस तरह की स्कीम भी लॉन्च की गई है। इसमें एक बात और बताना चाहूंगी मैं आपको, जैसे कुछ जो सरकार है, जैसे ये तो केंद्र सरकार की स्कीम है, जो राज्य सरकार की स्कीम है उसमें इससे छोटे पे भी है, मतलब आप 20 बकरी भी एक साथ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो सेंटर और स्टेट दोनों की स्कीम्स हैं बकरी पालन से जुड़ी हुई। अगर आप कुछ और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो जरूर हमें फोन करें, लेकिन फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहें हेलो किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं बकरी पालन की और साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे करें डेयरी फार्म प्रबंधन, ताकि आपको दोनों ही क्षेत्र हैं, चाहे वो बकरी पालन है या फिर डेयरी का क्षेत्र है, उसमें आपको ज़्यादा लाभ हो सके। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ विष्णु सिंह है, राजस्थान से हमें फ़ोन किया इन्होंने। विष्णु सिंह जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। ये सवाल है मैम, मैंने 3 बकरी खरीदी थी। उसका मैंने एक बकरी का बीमा करवाया था जी। अब वो उसका बीमा
क्लेम नहीं हो रहा है। बीमा राशि नहीं मिल रही है आपको, आपको कहने का मतलब आपको क्लेम नहीं मिल पा रहा है। हाँ, यही सवाल है मेरा। जी विष्णु जी, आपने बीमा कब करवाया था? अगर बीमा करवाए हुए आपको 1 महीने से कम हुआ है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा। अगर 1 महीना हो गया है, क्योंकि जो बीमा शुरू होता है वो 1 महीने के बाद स्टार्ट होता है, तो पहले तो आप ये जानकारी दीजिए कि आपने बीमा कब करवाया था। अगर 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो आप जाके अपने जिन्होंने बीमा किया था उनसे बात कीजिए, या फिर जो भी ऑफिस है वहाँ इंश्योरेंस का, उनको आप अपनी रिटर्न कंप्लेंट भी दे सकते हैं और ऑफिस में जाके भी बात कर सकते हैं। विष्णु जी, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी? चलिए, शायद हमारे साथ अभी फ़ोन लाइन पर नहीं है, लेकिन जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। जरा इसके बारे में आप पड़ताल कीजिए कि क्या वजह हो सकती है, क्या समय पूरा नहीं हुआ है, या फिर आप अगर जो संबंधित विभाग है वहाँ जा कर के भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब एक व्हाट्सएप आया है, वो ले लेते हैं। इन्होंने बताया है कि ये हिमाचल प्रदेश से हैं और नाम है इनका संयोगिता। ये गाय के बारे में जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहू, आपसे सवाल है, ये बताते हैं कि इनके गाय के शरीर में फोड़े बहुत सारे हो रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहे हैं और दूध भी कम होता जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर साहू, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जी डॉक्टर साहू, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, ये हमारे दर्शक है हमारे एक दर्शक का सवाल है कि उनकी गाय के शरीर में फोड़े हो रहे हैं और दूध भी लगातार घट रहा है और ये फोड़ों की समस्या दूर नहीं हो रही है, क्या करें इसके लिए? देखिए, ये एक बीमारी का इन्होंने चर्चा किया है, मतलब सवाल रखा है बीमारी का। तो इसमें मैं इनको बस इतना ही बताऊंगा कि जो निकटतम पशु चिकित्सक है उनका पहले सलाह लो, क्योंकि हम लोग फोन का माध्यम से एकदम क्या हुआ है वो हम बता नहीं पाएंगे, गाय का क्या स्थिति है एग्जैक्टली, इसका साथ साथ और क्या क्या लक्षण उसका देखने को मिल रहा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिलहाल के लिए वो एकदम देहाती टेक्निक में कुछ जो हमारा हर्बल है, जैसे नीम हो गया, हल्दी हो गया, उसका शरीर में लेपन कर सकता है। और दूध को बढ़ाने के लिए कुछ फीड मैनेजमेंट वो कर सकता है। मैं इतना लेवल पे उसको सलाह दे सकता हूँ। बट अगर एकदम ये एक डिजीज का रूप में है तो डॉक्टर जो है, तो बेहतर यही रहेगा कि पशु चिकित्सालय जाएं, पशु चिकित्सक से परामर्श लें और वो जब इसे देखेंगे उसके बाद ही बेहतर सलाह दे पाएंगे, समझ पाएंगे। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है? नमस्कार, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति बकरी पालन करना चाहता है लेकिन उसके पास जोतू जमीन नहीं है, घरेलू जमीन है, तो 100 बकरियों की कितनी एरिया जमीन चाहिए, और बैंक से जब वो लोन कराएगा तो उसका गारंटी कौन देगा? और जैसे हमारा जो क्षेत्र बाराबंकी पड़ता है तो यहाँ पे कौन सी नस्ल की बकरी जो है सक्षम रहेगी, जो पालने में सक्षम हो? बहुत यहाँ देसी बर्बरी जो बकरियाँ हमारे यहाँ तो ये पालने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी मृत्यु संख्या भी कम होती है। जो बाहरी बकरियाँ आती है हमने देखा है बहुत जल्दी वो मरते हैं, तो हमें कौन सी नस्ल यहाँ पालना चाहिए? जी नंद स्वरूप जी, बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो उनका यही है कि नस्ल उनके यहाँ उनके क्षेत्र के अनुसार कौन सी बेहतर रहेगी। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं ये, और ये अनुदान के बारे में जानना चाहते थे। नंद स्वरूप जी, देखिए आपका जो क्षेत्र है वो रेतीला क्षेत्र है, तो उसके हिसाब से आप जो बकरी रख सकते हैं वो जमनापारी रख सकते हैं, बर्बरी ब्रीड रख सकते हैं, या फिर आपके इसमें जो है एक जकराना ब्रीड होती है जो कि दूध देने की क्षमता ज़्यादा रखती है। मेरी अगर आप निजी तौर पे अगर वो माने, अगर आपने 100 बकरियां रखनी हैं तो 100 बकरियों में आप ये तीनों तरह की ब्रीड मिक्स रखिए, क्योंकि जैसे आपकी जो जकराना ब्रीड है वो दूध अच्छा देती है बहुत, जो आपकी बर्बरी है वो मीट के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं हम, तो जमनापारी है उसके अंदर भी जो मीट का उत्पादन है वो बहुत अच्छा हो सकता है। तो अगर आपने किसी एक चीज़ के लिए रखेंगे तो उसमें हो सकता है कई बार घाटा भी हो जाए, तो दोनों प्रकार की बकरियां आप रखिए। जो आपके क्षेत्र में चलने वाली है वो ये 3 प्रकार की बकरियां हैं। और आप रही जगह की बात, तो देखिए अगर आप एक हमारे पास होती है जीरो ग्रेजिंग, जीरो ग्रेजिंग को हम ये बोलते हैं कि हम बकरियों को खुले में नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हम जगह रखेंगे भी अंदर ही, वहीं पे उनके लिए घूमने की भी जगह भी है, वहीं उनके आराम करने की जगह है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको जगह चाहिए 10 स्क्वायर फीट एक पशु के हिसाब से।
मिनिमम इतनी जगह आपकी होनी चाहिए एक पशु के लिए। और अगर आपने खुले में छोड़ना है तो उसके लिए फिर आप मतलब अगर आपका काफी आधे एकड़ के करीब भी अगर आपकी जमीन है तो वो भी चलेगी। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने बकरियों को अपनी एक ही जगह पे रखना है कि आपने उनको 3-4 घंटे के लिए चरने के लिए छोड़ना है बाहर। जी एक और दर्शक है गणेश है जिन्होंने हमें जलगांव से कॉल किया है। आइए बात करते हैं गणेश जी से। गणेश जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। गणेश जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक, एक बार फिर से सवाल दोहराइए। जो पशु के लिए जो साइलेज बनाते हैं ना, साइलेज, हाँ जी, तो मौसम में बनाना चाहिए, स्टोरेज के लिए क्या प्रोसेस चाहिए? साइलेज की क्वालिटी कैसे बेहतर है ये जानना चाहते हैं? जी साइलेज के बारे में जानना चाहते हैं मैं भी। देखिए गणेश जी, जो आप साइलेज बनाते हैं उसके लिए आपको एक तो सबसे पहले ना हमारी गवर्नमेंट की बहुत सारी इसके स्कीम्स चल रही हैं जिसके अंदर आपको केंद्रीय सरकार की जिसमें आपको सब्सिडी मिल जाएगी। और इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के बैग्स आते हैं जिसके अंदर आप साइलेज, जैसे आपने अपने वहां पे गड्ढा खोद के तो साइलेज बना लिया, लेकिन गड्ढे के अंदर आप वो बैगों को डाल के और उनमें साइलेज बनाएंगे तो उस जो साइलेज की गुणवत्ता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और उस साइलेज को आप काफी लंबे टाइम रख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ये कुछ जानकारियां हैं और शायद अभी इससे पहले आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि किस तरीके से साइलेज की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसके जो पोषक तत्व हैं उन्हें आप लंबे समय तक बरकरार रख सकते हैं। चलिए कुछ एक व्हाट्सएप सवाल और आए हैं। ये हमारे दर्शक हैं धर्मवीर, जो कि जानना चाहते हैं कि राठी नस्ल की जो गाय है वो 6 से 7 लीटर दूध देती है, इसे 12 लीटर तक कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर साहू, ये सवाल हमारे दर्शक का। हाँ मैडम, थैंक यू। ये इनका जो सवाल है, देखिए जो दूध देने का क्षमता है वो ब्रीड व नस्ल स्पेसिफिक है। ये हम लोग अगर उसको बढ़ाना चाहेंगे तो उसका जो मूल गुणवत्ता है, जो बेसिक जीन पर है, जेनेटिक्स है, उसको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे। जो किसान गाय रख रहे हैं और अगर एंटरप्रेन्योर है, उनको ये डिसाइड करना है कि राठी में क्रॉस ब्रीडिंग का कुछ डिसएडवांटेज भी है, बट अगर हम एकदम 6 लीटर को 12 लीटर को चेंज करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल तब है हम उसको कोई अच्छे नस्ल का ब्रीड से उसको ब्रीडिंग कराएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम एक्जोटिक बाहर जो विदेशी प्रजाति नस्ल है, मान लीजिए जर्सी हो गया, होल्स्टीन हो गया, उनसे भी हम क्रॉस करा सकते हैं। तो ये भी एक इसमें एक प्राबंध है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये स्टेट में एक ब्रीडिंग प्लान काम करता है। ये जिस स्टेट में किसान बिलोंग करता है वहां एक स्टेट का ब्रीडिंग प्लान रहता है, वो अपने मन से कोई किसान उसको ब्रीडिंग चेंज नहीं कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इनको कहना चाहूंगा, देखिए आज का टाइम में बहुत ज्यादा दूध देने से जो आपका इच्छा है कि 6 लीटर को 12 लीटर हो जाएगा, उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी अराइज करेंगे। जैसे मास्टाइटिस हो गया, कुछ डिजीजेस जो बीमारी है ज्यादा प्रोडक्शन पे होता है। अगर आप ये देखिए 6 लीटर दूध कितना खर्चा करके आपको दूध मिल रहा है, मतलब 1 लीटर दूध मिलने के लिए आपको पैसा कितना खर्चा हो रहा है। अगर वो ठीक ठाक है, आपको लग रहा है कि मेरा इसमें बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है, मेरा हिसाब में उसको 12 लीटर का क्रॉस ब्रीडिंग करा के करने का कोई जरूरत नहीं है। और भी क्रॉस ब्रीडिंग विदेशी प्रजाति से नहीं करके, हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ बोलिए जी बिल्कुल सर, मतलब अभी जो ब्रीड है उससे ये उम्मीद ना करें कि ये 6 से एकदम से 12 लीटर हो जाएगा। आपका यही कहना है? तो बेहतर मेरा कहना है कि 6 लीटर को अगर हम अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो हो सकता है कि 6 लीटर और कुछ परसेंट बढ़ के 7.5-8 लीटर तक पहुंचेंगे। वो हमारा आज के टाइम में चिंता का विषय होना चाहिए। एकदम क्रॉस ब्रीडिंग करके मूल नस्ल को खत्म करके 12 लीटर दूध पहुंचाने में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आएगा उसको मैनेज करने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम है। जी, पवन कुमार एक और दर्शक है, मुजफ्फरपुर से हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया है। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बोलिए। हाँ बताएं, सवाल बताएं पवन जी, क्या सवाल है आपका? सवाल यह है कि हमारे यहाँ बकरी में बीमारी है कि उसको बुखार लगता है, सर्दी खांसी होता है, पेट खराब होता है, उसके बाद जो है कि इलाज करते करते मर जाता है, खांसी आराम नहीं होता है, बुखार डाउन
बुखार डाउन नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल पवन जी, सवाल आपका समझ गया। और तरुणा जी, हमने देखा भी है कि बकरियां जो है ठंड के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती हैं। हालांकि अभी ऐसा मौसम नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी मानसून है, बारिश काफ़ी ज़्यादा है, तापमान कई बार अचानक गिर भी जाता है। तो जैसे बता रहे हैं कि इनकी बकरियों को बुखार है, सर्दी है और मृत्यु तक हो रही है, इस स्तर तक गंभीरता हो जाती है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए पवन जी, इस बीमारी का जो नाम है, जो आपने बताया है, लक्षण सुन के ये पता चल रहा है कि ये एंटेरोटॉक्सीमिया नाम की बीमारी है, जिसके अंदर अचानक से पशु का बुखार बहुत ज़्यादा चला जाता है और बकरी का। और ये जो बुखार है ये काफ़ी इलाज करने के बाद भी नहीं टूटता है, और अचानक एकदम हर्ड जो आपका पूरा झुंड है वो एक एक करके 3-4 दिन में पूरा ख़त्म हो जाता है। इसमें दस्त भी लगते हैं। तो इस तरह की जो बीमारी है इसका ना टीके आते हैं। बेहतर ये होगा, ये आपको सरकारी उस पर भी उपलब्ध है टीके, सरकारी अस्पतालों पे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं ये टीके। और अगर आपको नहीं सरकारी अस्पताल पे उपलब्ध है तो आप केमिस्ट से कह के टीके मंगवा भी सकते हैं। एंटेरोटॉक्सीमिया ETV के नाम से आएगी ये वैक्सीन। और जब भी आपके इसमें नया बच्चा होता है तो 3 महीने की उम्र पे हम इसकी जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। 3 महीने करने के बाद फिर हम 2 से 3 सप्ताह के बाद इसका एक बूस्टर डोज भी लगाते हैं, और उसके बाद आपने हर साल रिपीट करना है इस वैक्सीन को। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने पशुओं को ये वैक्सीन करवाइए, तो ये बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। और दूसरी बात, इस वैक्सीन का जो टीका है वो गर्मियों में बारिशों से पहले लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बीमारी अक्सर बारिशों के बाद या बारिशों के टाइम पे देखी जाती है। जी बिल्कुल, तो ये कुछ ख़ास बातें हैं। और जो लक्षण हमारे दर्शक ने बताया उसके बारे में भी अभी तरुणा जी ने बताया कि किस तरह की बीमारी हो सकती है। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं बकरी पालन पर और साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे सही तरीके से हमारे किसान डेयरी फार्म प्रबंधन कर सकते हैं और ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो टेक्निकल पार्ट्स हैं उस पर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ उमा शंकर जी हैं जिन्होंने हरदोई से कॉल किया है। उमा शंकर जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? मैम, मैं मांस के लिए बकरी पालन करना चाहता हूँ, तो कौन सी नस्ल अच्छी रहेगी और प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? ठीक है,
उमा शंकर जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप यूपी से हैं, तो आपके क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी जो बकरी रहेगी वो या तो जमुनापारी, जखराना, या फिर आप बीटल बकरी है जो वो भी ले सकते हैं। तो जो हमारी जखराना है वो तो खैर दूध के लिए है, और जो जमुनापारी है उसको आप मीट के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपने लेनी है तो। पर मैं आपको यही निजी सलाह दूंगी कि आप दोनों तरह की बकरियां पालन कीजिए। और दूसरा ये, थोड़ा सा आपके आसपास जो है एक सिरोही बकरी भी है जो स्पेशली मीट के लिए ही ली जाती है। तो दूसरा इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी बकरी लें तो वो ब्याई हुई बकरी लें, एक बार की कम से कम ब्याई हुई हो। और इसका प्रशिक्षण जो है आजकल जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है वो हर पशु चिकित्सालय पे भी स्टार्ट हुए हुए हैं। नहीं तो आपके उत्तर प्रदेश में जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मथुरा वेटनरी कॉलेज है जहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि जो आपकी बकरियां हैं इनके अंदर हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं। भी जैसे आप अगर नर नहीं रखना चाहते हैं, नर की जगह आप उसको जो सीमन हम जैसे भैंसों और गायों में यूज़ करते हैं, तो आजकल बकरियों का सीमन भी हमारे पास आ गया है, तो आप जो है वो सीमन भी रखवा सकते हैं। जी, एक हमारे पास व्हाट्सएप आया है, दर्शक हैं, दर्शक का नाम है अंकुर सहाय, उत्तर प्रदेश से, आजमगढ़ से इन्होंने हमें ये सवाल भेजा है और ये डेयरी प्रबंधन से जुड़ा हुआ सवाल है। डॉक्टर साहू ये जानना चाहते हैं कि बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें और बाड़े में यानी जो उनका आवास है उसको लेकर किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है जी। देखिए, बारिश का टाइम में मेनली जो प्रॉब्लम होता है वो है गंदा होना, शेड का। इन्होंने दो चीज पूछा है कि मेनली तो देखिए शेड बहुत गंदा होता है, तो बाहर अगर बारिश हो रहा है तो हमको जानवर को ज्यादा से ज्यादा शेड का अंदर मतलब रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको दो तीन चीज मेनली देखना, जैसे हमारा जितना भी आप अगर कंटिन्यू बारिश हो रहा है तो एनिमल को बाहर ही हम नहीं छोड़ सकेंगे, तो इसलिए हम उसको फीड मैनेजमेंट, जैसे अभी चर्चा हो रहा था साइलेज का, कुछ ऐसे चारा या कुछ जो सूखा चारा है उसका प्रबंधन पहले करके रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, एनिमल को हम खिला नहीं सकते, कुछ टाइम भूखा रखना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको छोड़ के जो शेड का मैंने बात कर रहा हूँ, शेड का साफ सफाई के लिए आप कोई भी एंटीसेप्टिक मतलब कुछ भी जैसे ब्लीचिंग हो गया, चूना हो गया, ये सब चीज आप शेड के हम यूज कर सकते हैं साफ सफाई के लिए। सबसे और एक मुख्य बिंदु ये है कि हमारा जो वैक्सीन होता है, बारिश शुरू होने से पहले जो 3 बीमारियां गाय में होता है उसका वैक्सीन आता है, तो वो बाहर भी मिलता है और आजकल भारत सरकार का सहयोग से राज्य सरकार को भी प्राप्ति होता है। तो उसमें उन लोग बात करके, जैसे वैक्सीन हो गया, एचएस एक बीमारी होता है, ब्लैक क्वार्टर एक बीमारी होता है, जैसे खुरपका मुंहपका का बीमारी होता है, ये सब डिजीज के लिए पहले से वैक्सीन करके रखना। ये हो गया बीमारी का। शेड का मैंने बताया, शेड क्या बताया। और सबसे और एक मुख्य बिंदु है, अगर एक एनिमल में कोई भी बीमारी होता है, बारिश का समय में हो, उसमें जल्दी फैलने का चांसेस रहता है, तो वो जानवर को हम अलग करके रखेंगे बाकी पशु से, तो वो बीमारी जल्दी बाकी पशु को फैल नहीं पाएगा। ये सब चीज मेनली देखना पड़ेगा। जी हमारे साथ हेलो, हमारा बिल्कुल। इसमें और एक बिंदु मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कुछ मच्छर का वजह से भी बीमारियां होता है, तो बारिश में क्या होता है, वाटर लगिंग कंडीशन हो जाता है, पानी एक जगह जमा रहता है, उससे मच्छर पैदा होता है और मच्छर का संख्या बढ़ जाता है। वो गाय में कुछ बीमारी करता है, जैसे थैलेरिया का नाम हो, किसी ने सुना होगा, थैलेरिया हो गया, बैबेसिया हो गया, ये सब मच्छर या कुछ मच्छर टाइप का जो पानी से ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। तो पानी जहाँ रखा है हम तो वहाँ साफ सफाई करेंगे या कुछ मेडिसिन उसमें डालेंगे, जिससे आगे इनका विस्तार ना हो। ठीक है सर, एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, उनका भी सवाल लेते हैं। दीपक जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से मैं कॉल किया है। दीपक जी स्वागत है। जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है। मैम मेरी जो गाय है, मैंने कुछ पहले समय ही खरीदा था, बट वो पहले अच्छा दूध देती थी, फिर 5-5 लीटर पर टाइम को था, दोनों टाइम को 10 लीटर था, बट अभी क्या हो रहा है, वो लात मारना चालू कर दी है, तो मैं इसके कारण से दूध लगा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहू, आपने सवाल सुना सर, इनका आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मैं इसमें ये सलाह देना चाहूंगा
कि देखिए जो गाय आपका पहले अच्छा दूध दे रहा था, आज का टाइम में दूध नहीं दे रहा है, तो इसमें कम से कम हम लोग को दिमाग में पहले पोषण का कमी आना चाहिए, कुछ पोषण में कमियां। तो पोषण का कमी के लिए मैं आपको सीधा सीधा एक बात बताना, आप दाना पे भरोसा, एकदम दाना को खिलाने से अच्छा है कुछ चारा, जैसे अनाज वाला चारा हो गया, फली वाला चारा हो गया, कुछ भी है, उसका मिश्रण करके भी आप खिला सकते हैं। वो खिलाने से उसको ठीक ठाक पोषण मिलेगा और पेट उसका भरा रहेगा, दूध का क्वालिटी और दूध का प्रोडक्शन में भी अंतर आएगा। और जो लात मारने का आप बात बोल रहे हैं, इसमें एक चीज है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप आराम से देखिए। जो इसका टीट है, वो टीट में कुछ उसका भाव होगा या छोटा सा कुछ होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा जो एनिमल इरिटेट हो रहा है। और एक चीज भी हो सकता है, जो मिल्कर है, मिल्कर जब दूध उसको मिल्किंग कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि मिल्किंग का टाइम में उसको पेन होता है कि इसका मान लीजिए जो टीट है उसका अंदर भी कुछ इंजुरी हो सकता है। उसके लिए भी बहुत सारे टीट का अंदर दवाई देने के लिए आता है, वो आप भी पशु चिकित्सक को एक बार दिखा सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है, वो दूध लात क्यों उठाता है दूध देने का टाइम में। आप भी ये थोड़ा आप देख सकते हैं। जैसे कि आप भी लार्ज एनिमल्स पे काफ़ी आपने काम किया है, तो जब ये लात मारने वाली या दूध नहीं लगा पाने वाली जो समस्या है, क्या खासतौर पर थनैला रोग में इससे दिखते हैं? इसमें ऐसा होता है, एक हमारे पास सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होता है। एक तो होता है क्लिनिकल मेस्टाइटिस जिसमें दिख रहा है कि सांप की थन में सूजन है, लालपन आ गया है। एक होता है सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस जिसमें थन में दिखाई नहीं देता पर अंदर प्रॉब्लम होती है, तो उसमें पशु को दर्द होता है। जब हम दूध निकालते हैं तो पशु को बहुत दर्द होता है। तो अच्छा ये होगा कि एक बार अपने पशु चिकित्सक को दिखा के, कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कहीं थनों में कोई समस्या तो नहीं है। एक कॉलर है, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार। हाँ जी, बकरी कौन सी नस्ल की अच्छी रहे उसकी जानकारी पूछना चाहता हूँ। मेरे देसी बकरी है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं मोहनलाल जी? झालावाड़ से। ठीक है, राजस्थान से बात कर रहे हैं जी। मोहनलाल जी, देखिए बकरी जो पालना है वो आप पहले ये देखिए आपने बकरी पालने किस पर्पज से है, दूध के पर्पज से पालनी है कि मीट के पर्पज से पालनी है। वैसे राजस्थान के लिए आपकी जो अगर दूध के उससे पालनी है तो आपकी जकराना ब्रीड जो है वो सबसे अच्छी है, क्योंकि ये दूध अच्छा दूध देती है। और अगर आपने मीट के हिसाब से पालनी है तो आपकी जमनापारी हो गई या बर्बरी ब्रीड होगी, ये दोनों ब्रीड बहुत अच्छी हैं अगर आप इसको मीट के पर्पज से पालना चाहते हैं तो। जी, एक व्हाट्सएप सवाल ले लेते हैं। और हमारे जो दर्शक हैं उनका नाम है शुभम त्रिपाठी और गाजीपुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल भेजा है। और ये कहते हैं कि इनकी एक गाय है जो कि 8 महीने से गाभिन है और इन दिनों खुराक कैसी उसकी होनी चाहिए, जाना चाहते हैं कि क्योंकि 8 महीने हो गए हैं तो इस समय उसके आहार में किन बातों का ध्यान रखें ताकि दूध अच्छा हो। बढ़िया सवाल है मैडम। ये है, देखिए जो अभी लास्ट स्टेज जब प्रेगनेंसी हो गया, हम लोग गाय को 18 से 20% प्रोटीन का जो आता है क्रूड प्रोटीन का हिसाब से फीड मिलता है बाहर। आप किसी से भी बात करके जहां से आप फीड खरीदते हैं 20%, 18 से 20% वाला हम प्रोटीन का लेंगे। उसको अभी मेरे को ये मानना है कि आपका गाय अभी ड्राई होगा, कोई दूध नहीं दे रहा है, तो वो जिंदा रहने के लिए जो हम खुराक देते हैं तो 100 किलो 100 किलो का अगर उसका शरीर का वजन है उसमें आधा किलो खाने के लिए देंगे। मान लीजिए 400 किलो है तो जिंदा रहने के लिए उसको हम 2 किलो खाने के लिए देंगे। और प्रेग्नेंट है एनिमल तो प्रेग्नेंट रेशन अलग रहता है, बच्चे अभी बढ़ रहा है तो उसको हम 1 किलो एक्स्ट्रा देंगे। तो अगर एनिमल 400 किलो है, प्रेग्नेंट है, तो लगभग 3 किलो हम उसको दाना खिलाएंगे। मेरा सबसे एक बिंदु यहाँ इम्पोर्टेंट है बोलना आपको, दाना का साथ साथ आप चारा खिलाइए। जैसे मैंने अभी पहले बोला, चारा का प्रबंधन करके चारा आप खिलाइए। चारा आप अगर मिश्रित चारा फली वाला हो गया और अनाज वाला चारा मिश्रित करके खिलाते हैं तो आप 3 किलो चारा खिला के 1 किलो दाना भी घटा सकते हैं, तो उसमें आपका मुनाफा भी होगा। और इसका साथ साथ मिनरल मिक्सचर का कमी मत करिए, अच्छा क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर गाय को पूरा बछड़ा देने तक खिलाते रहिए। ये 2-3 चीज आप ध्यान रखिए, आगे आपका नेक्स्ट जब काबिंग करेगा बच्चा भी ठीक ठाक निकलेगा और दूध भी बढ़ने का चांसेस है। जी, एक और कॉलर है देवी चंद है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से में कॉल किया है। जी देवी जी, सुन पा रहे हैं मुझे देवी चंद जी? हेलो जी देवी चंद जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बताइए सवाल क्या है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार देवीचंद जी, क्या जानना चाहते हैं, किस विषय पर सवाल है आपका? मैंने बकरियों के 2 बकरियों के लिए क्या दूं और वो क्या बकरी हीट में नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, क्या बताना चाहेंगे? तरुणा जी बता रहे हैं कि बकरी जो है हीट में नहीं आ रही। देवीचंद जी पहले तो ये बताइए कि वो पहले ब्याई हुई है कि नहीं ब्याई हुई है? आवाज नहीं जा पा रही है। अगर देवीचंद जी वो पहले नहीं ब्याई हुई है तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक बार उसको थोड़ा चेक करवाना पड़ेगा। और अगर पहले वो ब्याई हुई है एक बार, तो उसमें होता है कई बार खनिज तत्वों की कमी हो जाती है, और उन खनिज तत्वों की कमी की वजह से और एक पेट में कीड़ों की वजह से जो है, जिसको हम प्राइमरी रीजन मानते हैं कि आपका पशु जो है वो गर्मी में नहीं आ रहा है, तो एक बार आप पेट के कीड़े की दवाई और खनिज तत्व जो है वो शुरू कीजिए। 2 महीने तक इसका करवाने के बाद फिर अगर वो नहीं बोलती है तो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से कंसल्ट करके उसका हार्मोनल ट्रीटमेंट करवाइए। जी बिल्कुल, तो ये सलाह है आपको कि आप ज़रूर एक बार पशु चिकित्सक को ज़रूर दिखा लें। हो सकता है कोई अंदरूनी गड़बड़ी हो, उसका भी इलाज होना सही समय पर आवश्यक है ताकि जो समस्या है वो दूर की जा सके। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी ऊपर आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और इस बीच एक और हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कन्हैया प्रजापति हैं जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। जी कन्हैया जी, स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए। कौन सी किस्म की गाय अच्छी है, जर्सी है या फिर अपने देसी गाय? आप मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, उज्जैन से? उज्जैन से। ठीक है, डॉक्टर साहू क्या बताना चाहेंगे? मैडम सवाल और एक बार बता दीजिए। ये उज्जैन से हमारे दर्शक हैं मध्य प्रदेश से, जानना चाहते हैं कि कौन सी किस्म की, कौन सी नस्ल की गाय अपने क्षेत्र में रखे वो। अच्छा, देखिए आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो मेरा आपको सलाह ये रहेगा कि आप जो 2-3 अच्छा नस्ल का हमारा भारतीय प्रजाति का गाय है, कोई एक को आप चुन सकते हैं, कोई इसमें दुविधा नहीं है। आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा रेड सिंधी या गिर प्रजाति का गाय। जो और मेरा ये कहना है कि आप पहले, ये तो नस्ल का आपने डायरेक्ट पूछ लिया, वो हर नस्ल में कुछ अच्छाई है कुछ बुराई भी है। तो ये जो रेड सिंधी और गिर मैंने बताया, ये सब 7 से 10-12 लीटर दूध देते हैं। अगर ये आपका प्लानिंग है तो आप इसमें जा सकते हैं।
अगर इसको छोड़कर अगर ज्यादा दूध का आपको मांग है, आपको लग रहा है कि और मेरे को ज्यादा दूध चाहिए, आप क्रॉस ब्रेड, जो एक्जोटिक क्रॉस ब्रेड होता है, जो देसी नस्ल का साथ एक्जोटिक हॉल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी का क्रॉस वाला जो गाय है, वो अपना एरिया में जो मिलता होगा क्रॉस ब्रेड, उसको खरीद के भी आप 8 से 15 लीटर दूध का भी आप सोच सकते हैं। तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो सोच के आपको प्लान करना है। नस्ल के लिए आपके लिए बेस्ट रेड सिंधी नस्ल है। जी बिल्कुल। चलिए, एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है, वो भी ले लेते हैं। एक दर्शक हैं राजेश शिंदे, महाराष्ट्र से हैं। बकरी पालन में ये शेड के बारे में जानना चाहते हैं कि किस साइज़ का शेड होना चाहिए, जो सवाल आ रहा है, और शेप कैसी होनी चाहिए। देखिए, जो शेड है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, जो एक जो पशु है उसके लिए कम से कम आपको 10 स्क्वायर मीटर की जो जगह है वो पर पशु के हिसाब से रखनी है। तो अब आपने कितने पशु रखने हैं उसके हिसाब से आप जगह लेंगे। और अगर आपने पशु को अंदर ही रखना है, भाई आपने उसको बाहर गोचर भूमि पे नहीं चरने के लिए भेजना है, तो उस केस में आपकी जो शेड की स्पेस है, जो पर पशु जो स्पेस है वो 20 स्क्वायर फीट हो जाती है। अगर अंदर ही रखना है तो 20 स्क्वायर फीट, और अगर आपने बाहर चरने के लिए भेजना है तो 10 स्क्वायर फीट पर एनिमल के हिसाब से आपको वो करनी पड़ेगी। और शेड की आपको जो शेप है वो ऐसी रखनी है कि सुबह के टाइम डायरेक्ट धूप वहाँ पे आए, और जाती हुई धूप जो है वो मतलब जो दोपहर की धूप है वो पूरी वहाँ पे ना आए। तो और वेंटिलेशन प्रॉपर रहे उसके अंदर, भाई पशु के लिए वहाँ छाया भी प्रॉपर रहे, और जो सुबह की धूप है वो उस शेड में आती रहे। जी, एक और सवाल हमारे पास आया है, ये हमारे दर्शक है राजेश, जिन्होंने हमें गुना से ये सवाल भेजा है। ये जानना चाहते हैं, पशु नमक नहीं खाता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकता है, पशु को नमक कैसे खिलाएं डॉक्टर साहब। पशु को सीधा सीधा नमक खिलाने का कोई जरूरत नहीं है। आप इसको कोई भी फीड में मिक्स कर दें, और नमक का भार अगर ज्यादा हो जाएगा, नमक का जो परसेंटेज है यूजुअली 1 to 2% फीड में इंक्लूजन लेवल है जो मिल सकता है फीड में। तो अगर आप ज्यादा नमक दे रहे हैं तो एनिमल उसको खाएगा नहीं, तो डायरेक्ट नमक देने से भी एनिमल खाएगा नहीं। तो कोई जो पानी वगैरह आप पिलाते हैं उसमें भी मिलाने से एनिमल को इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं गाय का बात करूं तो बेस्ट आपको नमक खिलाने का तरीका है, जो फीड आप दे रहे हैं, यूजुअली अगर फीड अगर दाना आप परचेज करके खिला रहे हैं उसमें नमक 1% रहता है, तो आपको उसमें चिंता करने का जरूरत नहीं, गाय एक्स्ट्रा नमक ना खाए भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पर्सनली दाना मिक्स करके बना रहे हैं उसमें 1 to 2% नमक का लेवल, तो दाना में मिक्स करके, या आप अगर टोटल मिक्स रेशन दे रहे हैं तो उसमें पूरा सारे में चारा, जो हरा चारा, दाना, ये सब में नमक डाल के दीजिए। मिनरल मिक्सचर भी ऐसा है, कोई कोई एनिमल को जो फ्लेवर है जो उसको अच्छा नहीं लगता है तो एनिमल उसको तुरंत नहीं खाए, तो आप इस मिनरल मिक्सचर नमक मिला के दीजिए, एनिमल आराम से खाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज का जो हमारा विषय था डेयरी फार्म प्रबंधन, उस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। थैंक यू। और अंत में डॉक्टर तरुणा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब जो हम बकरी पालन की बात कर रहे हैं, और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है बकरी पालकों के लिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा मार्केट तो बन रहा है बकरी के दूध का, बहुत अच्छा मार्केट बन रहा है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर ना एक ये है कि भी हमें बकरी के दूध से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, हम बकरी का दूध नहीं पी सकते। तो मैं जितने भी बकरी पालन करने वाले बड़े बड़े फार्म्स हैं उनको तो खैर ये बात पता होगी, लेकिन जो भी हमारे छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आपने बकरी पालन करा है, जो बकरियां दूध दे रही हैं उस बाड़े में आप जो नर पशु है ना उसको मत रखिए। नर पशु के होने से कुछ इस प्रकार के फेरोमोन सिक्रीट होते हैं कि बकरी के दूध में स्मेल हो जाती है, और वो स्मेल इतनी बुरी होती है कि आप अगर उसको उबाल भी देंगे दूध को तो भी जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो दूध को ह्यूमंस बहुत आराम से नहीं ले पाते, जबकि बकरी के दूध के अंदर मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे अब आपका सीजन इसका बारिशों का चल रहा है, बारिशों के इमीडिएटली बाद डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और उस टाइम बकरी के दूध की बहुत डिमांड रहती है। मतलब चाहते हुए भी ना जो पेशेंट है वो दूध नहीं पी पाता। तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो है मेल को, जो दूध देने वाली बकरियां हैं उनसे उनका बाड़ा ही अलग रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तरुणा आपका भी। और आज का जो हमारा दूसरा विषय था यानी बकरी पालन, उसके बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा कल का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है बेलदार सब्जियों की खेती और साथ ही हम बात करेंगे बांस की खेती पर। अगर आपके कोई सवाल है, कोई विषय आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें तो आप हमें ईमेल करें hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल पता है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं हेलो किसान उपलब्ध है आपके लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। ये हमारे ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक आईडी है। और आप चाहें तो हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। 1800-113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें और डीडी किसान के कॉल सेंटर पर अपना सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिसे हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक और आसान तरीका, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये जो नंबर है लगातार हम टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आपके लिए फ्लैश करते रहते हैं, जहां से आप ये नोट कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहे तो हमारे ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।